बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब। असदुल्ला साहब के हवाले से मैं आपको कहता हूँ कि आप साफियों के इब्न बतूता है, ये मिलते नहीं हैं। ये हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं वो हाइकिंग के लिए या फिर दूर दराज इलाकों में सेहत अच्छी होती है। हाँ, बहुत अच्छी होती सेहत से सेहत अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। इनके सामने मैं अभी भी अपने मतलब मेरे व्यूअर्स को तो कि ये तो मैं अभी आ रहा हूँ 3 दिन 4 दिन के बाद, क्योंकि 3 4 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। मैं कुमराट निकला हुआ था, बल्कि ऊपर जहाज पांडा और फिर कुंड पांडा गया हुआ था। मैंने इनसे कहा कि कुमराट में गया हूँ, लेकिन वो कोई मुझे जगह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि कुमराट से असल में देखने वाली जगह आगे है। हाँ, मैंने इनको बताया कि आप गलत जगह चले, गलत कुमराट चले गए। तो नाज़रीन के सामने आप कुछ सवालात रखते हैं, उनसे पूछते हैं। एक तो असद साहब ये बताइए कि एक तो ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही थी कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तो कैटेगोरिकली डिनाइल कर दिया बशगोर साहब ने कि किसी स्टेज पर कोई मुज़ाकरात नहीं, बल्कि आप मुज़ाकरात की जो मीम है उस तक भी नहीं पहुँचे। एक तो ये, और दूसरा ये जो सलमान सफदर के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ये रखा था जी कि वकालतनामा साइन नहीं हो रहे। आज तो वो एक जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, उन्होंने तो एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वो 16 जून के वकालतनामे सिग्नेचर हो चुके हैं। सिक्योरिटी शॉट भी लगाया कि हमने सलमान सफदर साहब को भेजा। एक ये खबर, और फिर ये बताइएगा कि वुज़रा के तबादले नहीं, बल्कि कुछ वुज़रा फारूक हो रहे हैं। विको ढले, इनसे ख्वाजा आसिफ साहब को डर क्यों लग रहा है? अच्छा, देखिए तरतीब से बात करते हैं। आप सबसे पहले तो हमने इमरान खान से मुज़ाकरात की बात, जी, ठीक है। देखिए, मैं भी बहुत दिन से सुन रहा हूँ, हमारे दोस्त भी कई कह रहे हैं कि कोई और बातचीत हुई है। जैसे इमरान खान को यहाँ पे लाया जाना था और फिर लाने के बाद फिर यहाँ लाए नहीं और फिर कहीं और ले गए या वापस चले गए। उस दिन भी ये बहुत चमगोइयाँ हुई। तो देखिए, अगर मुज़ाकरात हो भी रहे होते तो भी बैरिस्टर गौहर को कहना तो यही चाहिए था कि नहीं हो रहे, नहीं है ना? उनको तो यही कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे पास जाती तौर पर मुज़ाकरात की कोई खबर नहीं। मैं दाएं बाएं से सुन रहा हूँ, दोस्तों से सुन रहा हूँ, कुछ दोस्त हमारे ये दावा कर रहे हैं। मैंने अपने तौर पे चेक करने की कोशिश की, अगर कहीं मुज़ाकरात हो भी रहे हैं ना, तो मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। अब मैं ये गुमान करता हूँ कि अगर हो रहे होते तो मुझे भी पता होता। अगर मेरे पास इत्तला नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो मुझे तो फिलहाल यही कहना चाहिए कि भाई नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। सही। और उसकी वजह भी ये लगती है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के हवाले से अभी तक रियासत ने कोई पॉलिसी बदल ली है, जो कि बदल लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चीज़ें देखिए ना, पाकिस्तान को इतनी कामयाबियां मिल रही हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो उसको एक इज्जत भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ये बात है, इंटरनली कुछ हो ही नहीं रहा, ना कारोबार हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना लोगों की बेचैनी में खात्मा हुआ है, ना लोग इस आलमी सतह पर मिलने वाली पजीराई को उतना सेलिब्रेट कर रहे हैं जितना करना चाहिए था। यानी आप देख रहे हैं, इस वक्त एक अगर अवामी हुकूमत होती, लोगों की हुकूमत होती, उन्होंने तो काम ऐसा उठा देना था कि कमाल कर दिया जी, और है भी। वो सड़कों पर आपको नजर भी आता, सड़कों पर लोग निकले होते हैं, इसकी सेलिब्रेशन हो रही होती हैं, इसकी तकरीबात हो रही होती हैं, लेकिन एक सन्नाटा है पाकिस्तान में। उसकी वजह है कि लोग इतनी बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अवामी हुकूमत ही नहीं है। इस हुकूमत को अवाम के मसाइल का कुछ पता ही नहीं है। कारोबार चल नहीं रहा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, यहाँ पे हालात नॉर्मल हो नहीं रहे। तो आप देखें ना कि ऐसी सूरत में क्या होगा फिर? ऐसी सूरत में लोग जो है वो अलग थलग जाकर खड़े हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसका खात्मा। देखें ना, ख्वाजा साद रफीक साहब बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई इस तरह मामला नहीं चलेंगे, चीज़ों को सेटल डाउन करना पड़ेगा, सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। जितने पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, ख्वाजा आसिफ को छोड़ के, अब हम संजीदा सियासतदानों के अच्छे सियासतदानों की बात कर रहे हैं, तो वो सियासतदान ये समझते हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। तो ये मुज़ाकरात होने तो चाहिए, बातचीत होनी तो चाहिए। लेकिन जो इमरान खान साहब पर मुलाकातों की पाबंदी के हवाले से कल मैं नहीं ये कहता, लेकिन वो खुद को कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान हूँ। वो खुद को बड़ा फख्र महसूस करते हैं कहते हुए। ये हसन यून साहब कितनी दफ़ा उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि एक व्लॉग उन्होंने वो आपने देखा भी होगा, उन्होंने कहा कि तो एस्टेब्लिशमेंट का लोग कहते हैं कि तर्जुमान, तो मैं फख्र महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मेरे इतराज़ ये हैं कि इमरान खान साहब पर जो मुलाकातें हैं, पाबंदी है, वो हटने जा रही है और सिस्टम उन्हें एक चांस दे रहा है। अगर उन्होंने कोई फिर वायलेशन की या इस तरह उस तरह का, तो फिर सिस्टम अपना रास्ता बनाए। देखें, इमरान खान की जो मुलाकातों का बहाल होना है
इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बड़ा कोई इंकलाब बर्पा हो जाएगा। जी ये तो होना ही है जी। देखे ना, जितना अरसा मुलाकातें नहीं हुई ये भी बहुत ज्यादा टाइम है। मुलाकातें तो बिलाखिर शुरू होनी ही हैं। यानी आप सोचे ना कि आज से चंद महीने पहले, 6-8 महीने पहले सारा जोर लग रहा था इमरान खान की रिहाई के मौजू पर। अब मौजू क्या बना हुआ है? इमरान खान से मुलाकातों का बहाल होना, वो पीछे यानी अब मुलाकातों का बहाल हो जाना ही एक बड़ी खबर है, कामयाबी है जी पाकिस्तान। और बड़ी कामयाबी हो जाएगी कि देखें जी हमने मुलाकातें बहाल करा दी। ये वही है जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने हॉर्मुज़ खुलवा के खुश है कि देखो मैंने अपने हॉर्मुज़ खुलवा दी, और भाई तुम्हारी वजह से बंद हुई थी, तुमने क्या खुलवा दी। तो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुलाकातें बहाल करा पाती है तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन चलिए एक सिलसिला चलने कहेगा और मुलाकातों का बहाल हो जाना कोई बड़ी डेवलपमेंट मैं इसको नहीं समझूंगा इमरान खान की रिहाई के लिए। अब देखिए हालात इस नहज पर है जी कि किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस अदालतों में नहीं लगते होते थे या लग रहे होते थे। अब जब उनके केसेस अदालतों में लगते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है या लीडरशिप उसको सेलिब्रेट करती है और समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। रेट लगवा दी है, केस लड़वा दिया है। हालांकि ये एक रूटीन का मामला है, एक आम बात है। अच्छा ये बताइए, असद साहब के ख्वाजा असद साहब ने एक बात की, उन्होंने मैं हैरान हूँ, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने बात की मेन स्ट्रीम मीडिया के। उन्होंने कहा देखें ये जो रवला कोर्ट है, मैं इसको लंबा चौड़ा कश्मीर नहीं मानता, ये मेरी पूंजियों को मैं कश्मीर नहीं मानता, ऐसे पटवारी बोलते हैं। तो मैंने दसूख के असद भाई ख्वाजा असद साहब सियालकोट के रहने वाले, पाकिस्तान की जो मदर लैंग्वेज है वो क्या है? उर्दू है। ख्वाजा असद साहब को कोई ये कहे कि आप जो पंजाबी बोलते हैं वो लाहौर वाली पंजाबी नहीं बोलते, आप पंजाब का हिस्सा नहीं है या आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, आप उर्दू नहीं बोलते। दूसरा मुझे ये बताएं कि लिसानी बुनियादों पे आप तफरीक कर पुंछ और मिरपर ये बुनियादी तौर पर जम्मू का हिस्सा है और जम्मू वैली का अटूट अंग है, जैसे जम्मू और कश्मीर कहते हैं ना। तो ये चवले क्यों मारते हैं? और कभी कहते हैं कि जनाब विगो डाला साहब, हमें उनसे डर लगता है, उनसे बचाइए पार्लियामेंट लाजिस को। वल्गैरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, उनको तो जबरी रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी अवामी मकबूलियत नहीं रही और वो 60,000 वोटों के फर्क से हार के असेंबली में बैठे हैं और वजीर बन गए। अच्छा, उनकी जो काबिलियत है वो सबको पता है कि किस काबिलियत की बुनियाद पर वो बन गए। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की सियासत का गैर संजीदा किरदार है और गैर संजीदा और गैर मोतबर, यानी ना उनके कहे की कोई अहमियत है। उनको तो एजाजी तौर पर एक सबसे अहम मिनिस्टर लगा दिया और मुझे लगता है अभी कैबिनेट में तब्दीलियां होंगी तो शायद वो ये मिनिस्टर भी ना रहे। उसकी वजह यह है कि उनका वो कदकाठ ही अब नहीं रह गया। यानी एक होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद उसकी ग्रेस में इजाफा हो जाता है, उसका कदकाठ में इजाफा हो जाता है, उसका एक सीवी बन चुका होता है, उसका एक्सपीरियंस बन चुका होता है। लेकिन फिर आप एक उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं कि जिसमें आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, चले मैं वो ना भी करूं तो, लेकिन फिर भी आप बेतुकी बातें करते हैं। बेतुकी बात और एक ऐसी बात यदि आप देखें ना, का लफ्ज है ना, हाँ चलिए, लेकिन आप ये देखें ना, अब पंजाब में या चाहे इंडियन पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, हर 20 किलोमीटर के बाद जो है वो लहजा बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक्सेंट का बदलने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उनका वो आप उस इलाके के नहीं रहते। मतलब पंजाबियों के 50 एक्सेंट है, तो क्या वो पंजाबी नहीं है जी? अच्छा, इसी तरह पख्तूनों के कितने एक्सेंट है? बहुत सारे एक्सेंट है। आपको जब बात करें वो उर्दू का उनका अपना एक्सेंट है। अब कई अल्फाज ऐसे हैं कि जो अफगानिस्तान के पख्तून इस्तेमाल करते हैं, पेशावर के पख्तूनों के मुख्तलिफ हैं, या पेशावर के इस्तेमाल करते हैं, कोहाट के फर्क है। अभी मैं कुमराट से होकर आया हूँ तो वहां पर अगरचे वो कोहिस्तानी बोलते हैं ज्यादा, लेकिन बहरहाल वो जो पश्तो बोलते हैं वो पश्तो पेशावर के पश्तो से बहुत मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब है कि आप जी वो कहते हैं कि हम तुम्हें पख्तून ही नहीं मानते क्योंकि तुम्हारा लहजा फर्क है। तो स्टैंडर्ड सेट करो ना पहले कि कौन सा लहजा जो है वो आपका स्टैंडर्ड है। तो ये तो खैर उन्होंने बिल्कुल ही जाहिलाना बात की है, एक ऐसी बात कि जो कम पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब हों या उनका के खानदान के दीगर अफराद हों, फैसल हसन इकबाल साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्हें भी हटाया जा रहा है क्योंकि वो वीएन की बात करते हैं। कोई जब उनके सामने कोई बात की जाए वो कहते हैं 15 साल 20 साल, और बहुत सारे लोग ये। अच्छा, एक ये बात की जा रही है जी, वैसे एहसन इकबाल साहब का आप देखें ना, एहसन इकबाल साहब ने जो 2 साल पहले VN 2030 दिया था उड़ान पाकिस्तान के नाम से, अब वो जो उड़ान पाकिस्तान है उसके अहदाफ तो या तो आज आप रिवाइज करके दोबारा से उसको सेट करें, यानी कोई पूछने वाले नहीं कि भाई आपने जो 5 साल के अहदाफ कौम को दिए वो 2 साल में आप और माइनस में चले गए हैं, तो आप इन अहदाफ के बारे में 2 साल में जवाब तो दें कि बताएं तो सही कि आपने ये अहदाफ दिए थे
वो अहदाफ हासिल नहीं हो रहे, आप उसकी उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, अब आप उसका हिसाब दें। लेकिन पाकिस्तान में तो बस आप कोई चीज़ छाप दें, हिसाब देने वाला तो कोई नहीं है। अच्छा, एक तो ये कहा जा रहा है कि बल्कि पीका लगना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, पीका लगना चाहिए। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि इमरान खान साहब का एक दरीना मुतालबा, मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, ये पूरा हुआ है? जो कि कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस बजट नहीं देगा, खसारे का देगा। सोहेल अफरीदी ने खसारे का बजट दिया, और जो पैसे फेडरल मांग रहा था उनसे कुछ मांग रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये पैसे हम उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक 300 अरब डॉलर हमारा वो फटा वाला हमें नहीं दिया जाता। अब क्या समझते हैं कि सोहेल अफरीदी ने वो काम किया है जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सका, और कहीं ना कहीं बकौल उसके जो रावी है कि सोहेल अफरीदी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आपको क्या लग रहा है, आपकी जो सिक्स सेंस है जर्नलिस्टिक, वो क्या कह रही है? देखिए, दो चीज़ों पे परखा जाता है ना वज़ीर आला को, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को। एक लोग परखते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, और दूसरे लोग परखते हैं कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या काम किया, और इसी बुनियाद पर आप कंपैरिजन करते हैं जो साबिका चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो एक साल में तो खैर वैसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन इतनी आ भी सकती है कि कुछ दिखने लगे। सोहेल अफरीदी साहब की परफॉर्मेंस उस लिहाज से तो कोई बहुत आइडियल नहीं हो गई एक साल के अंदर, कि जिसको आप कहें कि यार आते ही देखो बंदे ने 90 दिन के अंदर अंदर कमाल कर दिया, तो वो तो नहीं हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर आप खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ट्रैवल करता हूँ सियाहत के सिलसिले में, तो मैं देखता हूँ कि दरख्त कट रहे हैं तो कट रहे हैं, बेतहाशा कट रहे हैं। अब मैं जैसे कुमराट गया हुआ था, तो कुमराट में मैंने देखा कि दरख्त बहुत कट रहे हैं, इतने दरख्त कट रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों काट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम नहीं काटना चाहते, हमारे पास ईंधन का कोई मुतबादल जरिए ही नहीं है। वो कहते हैं हमने इनसे कहा कि जी हमें यहाँ पर आप एक वो बिजली का निज़ाम दे दें और हाइड्रो से दे दें, टरबाइनें लगा दें। वहाँ पे वैसे भी लोग अपनी टरबाइनें चला के छोटे छोटे लगाए हुए हैं, उन्होंने भले बिजली बनाते इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ईंधन का मुतबादल जरिया फराहम कर दें और सस्ती बन जाएगी कुमराट में, थोड़ी सी फोकस हुकूमत पे करना है, तो हम ये दरख्त काटना बंद करें। तो अब वहाँ पे ना वो उनकी डिमांड पूरी हो रही है और ना दरख्त कटने को रोक रहे हैं। तो आप देखें ना, इस तरह से आपके जंगलात भी खत्म हो गए। फिर जो रोड नेटवर्क है सियाहती मकामात की तरफ जाने वाला, वो है। फिर करप्शन के जो मामला थे, अगर तो ख़त्म हो गए हैं तो वो दिखने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है ऐसा। तो परफॉर्मेंस कोई सोहेल अफरीदी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो करप्शन कर रहे हैं या करप्शन करने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं करना चाहते। लेकिन इसके लिए एक बहुत लाउड एंड क्लियर किस्म की जो है ना वो आपकी नजर आनी चाहिए परफॉर्मेंस। और दूसरा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो खैर वो कुछ भी नहीं कर सके, उनकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी है। जहाँ तक बजट की बात है, तो सरप्लस बजट देना या ना देना ये खालिसतन टेक्निकल मामला है, और इन्होंने प्लान करके सरप्लस बजट नहीं दिया। अगर चाहते तो सरप्लस बजट दे सकते थे, लेकिन वो कई टेक्निकल रीजन है, फिर वफाक पैसे मांग रहा था और आपने ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि फिर हम ये करते नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा को ज्यादा मौसर गवर्नेंस करने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं ना अब है ना पहले थी। अच्छा, ये बताइए असद भाई, एक तो ये जो अभी रिसेंटली शीजा फातिमा है ना आपकी IIT की मिनिस्टर, एक तो वो कटा खुला हुआ जी के आपने ख्वाजा आसिफ के रिश्तेदार हैं, सुना है मैंने कि ख्वाजा आसिफ साहब के रिश्तेदार हैं, और कि वो लोगों के घरों पर जो है वो लगा दे जी, नहीं अगर कुछ लगाने देता तो 5 करोड़ रुपये जुर्माना। एक और खबर है कि लंदन मैफेयर में किसी ने फ्लैट खरीदा है, वो खातून वजीर का नाम आ रहा है सामने। अब खैबर पख्तूनख्वा में कोई खातून वजीर नहीं है, सिंध में कोई खातून वजीर नहीं है, वो तो अब पंजाब में खातून गुजरा या फिर मरकज में है, तो ये फिर किस तरफ जा रहा है वो सारा सिलसिला? देखें, आप पूछते हैं एक वो वज़ीर आला की नाक के नीचे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। देखिए, किसी ने पूछा आप साहब हलवा खाओगे, खीर खाओगे, आप साहब ने आके जवाब दिया था हो रहने का वास्ते में। तो ये हुकूमत में आते किस लिए मुझे बताएं। ये जो शरीफ खानदान है आज तक जो साबित हुआ है वो तो यही हुआ है ना कि भाई ये जब आए उन्होंने यही किया है। आप 2014 में भी आके आपने बिजली के वही कारखाने लगाए जिससे आप जो है वो अपने लोगों को नवाज भी सकें और संभाल भी बना सकें।
वरना बिजली के ये खाने पाकिस्तान के फायदे में तो नहीं थे, न थे न हैं। तो पाकिस्तान में तो जब भी ये खानदान दोनों हुकूमत में आए हैं, लूटो और फूटो वाला बाजार गर्म किया इन्होंने। अब मेरे पास सच्ची बात यह है कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ करप्शन के जाती तौर पर मेरे पास तो कोई फायदे नहीं है, लेकिन जो लोग नाम ले रहे हैं या तो उनके खिलाफ, शाहिद मेहता साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास फाइलें पड़ी हैं 500 उनका ये दावा है, बिल्कुल दावा। तो अब या तो शाहिद मेहता के खिलाफ करें केस, या शाहिद मेहता साहब को भी चाहिए कि वो जो पड़ी हैं जुबानी धमकियां ना दें, वो लेकर आए सामने ना। लेकिन ये जरूर है कि हमने इन खानदानों की किस्मत बदलते जरूर देखा है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब बैंक में मामूली नौकरी करते थे, दुबई के बैंक में, यही था ना उनका रोजगार, और इतनी कम तनख्वाह में नौकरी करते थे कि वो अपनी फैमिली अपने साथ नहीं रख सकते थे जी। 85 की बात है जी जी। बाद में उनके वालिद ने ज़ियाउल हक साहब से कह के इनकी नौकरी को बेहतर करवाया, और ये फिर उन्होंने अपनी फैमिली को वहां पर अफोर्ड करने लगे। कि ख्वाजा आसिफ साहब की है, ख्वाजा आसिफ साहब वहां के बैंकों में घपले करके, इनका पूरा गैंग था 3-4 लोगों का, ये वहां पे स्टॉक में सट्टा खेलते थे, और 3-4 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सिस्टम बनाया था, वहां से ये बढ़ना शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान की सियासत में आ गए, पाकिस्तान की सियासत में आ गए तो फिर चलो जी, इनका ज़मीर भी जागता है ना। अगले दिन उन्होंने कहा जी कि ISI के साथ हम बैठकर वो कानून साजी लोकपाल, ज़मीर वहां जागता है। इनका ज़मीर इस बात पर क्यों नहीं जागता कि जिस सीट पर ये बैठे हुए हैं, 2018 में इलेक्शन हुए थे जी, आपको याद होगा कि वो मेजर जनरल, उस वक्त मेजर जनरल थे बाबर इफ्तिखार साहब, आजकल मेरे ख्याल में NDP के प्रेसिडेंट हैं जी शायद। हाँ, उन्होंने टीवी के प्रोग्राम में ये बात की थी कि 2018 के इंतखाबात में हमें रात को फोन करके ख्वाजा साहब ने कहा था कि मैं हार रहा हूं, कुछ करें। तो अभी तो देखें ना 24 वाला इलेक्शन तो बिल्कुल ही 60 जमीन क्यों नहीं जाता। हाँ, इनको चाहिए ना इनका जमीन जाके और आके कहें, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जी मेरा जमीन जाग गया है और मुझे अफसोस है कि मैंने ये सीट मेरी नहीं बनती थी, जहां डाल की बनती थी वो ले लें, तो वहां जमीन नहीं जाएगी। नहीं जाएगा, लंबे ये भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन नाज़रीन, असदुल्ला साहब ने बताया जी कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जो ऑब्जेक्टिव है उसके हवाले से उसे गवर्नर बेहतर और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ भी नहीं कर सके। ये वाली अमीन गंडापुर ने कल तकरीर कीजिए, आखिरी सवाल, कि जो जेलों में डालने वाले अब खुद जेल जा रहे हैं। वो खैर तकरीर करना तो और बात है ना, आपको बता रहा है साहब, वो तो यहाँ पर तकरीर जो मर्जी कर रहे हैं, जब होगा कुछ तो हमें नजर आ जाता है। आप भी जर्नलिस्ट है ना, आपको भी तो पता चल ही जाता है। बहरहाल जी, असदुल्ला साहब ने ये जबरदस्त बात की कि दुनिया में हमारी तकरीम हो रही है, इज्जत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। मुझे अच्छी तरह याद है जी, असद भाई आप भी इस्लामाबाद हुए होंगे शायद उस वक्त, कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 14 अगस्त आया था, जब 19 अगस्त को उन्होंने अल्फ उठाया था, अगले साल 14 अगस्त। तो आप यकीन करें कि मैंने पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों को जाम देखा। जी हाँ बिल्कुल, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ऐसे ही, और यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बहरहाल मुझे और असदुल्ला साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।